Hello students of class 10th. Today we will learn the first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. और इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पहला कॉमन चीज है कि अगर हम बात करें जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो आज हम देखते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले वो किंगडम में डिवाइड थे या फिर कह सकते हैं डचीज एंड कैंटोन में, यानी वहां पर कोई ना कोई किंग अलग अलग पार्टों पर रूल कर रहा था। जैसे कि हम भारत में भी जानते हैं मुगल, मराठास अलग अलग क्षेत्रों में रूल कर रहे थे। उसी तरह यूरोप के अलग अलग भागों में अलग अलग किंग्स रूल कर रहे थे। वहीं पर अगर हम बात करें जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो कि आज हम देखते हैं, ऐसा नहीं था पहले। वो किस में डिवाइडेड थे? किंगडम, डचीज और कैंटोन्स में डिवाइडेड थे। दूसरा अगर हम वही बात करें हंगसेन एम्पायर जो रूल कर रही थी ऑस्ट्रिया और हंगरी पर, यहाँ पर भी जो वहां के रीजनल लोग थे वो अलग अलग रिलीजन या अलग अलग भाषा को बोलते थे, अलग अलग डायलेक्ट्स को बोलते थे। इसकी वजह से सभी को एक कर पाना क्या था? मुश्किल था, एक आसान काम नहीं था। साथ ही साथ हैब्सबर्ग में भी कुछ ऐसे भाग थे जहां पर इटालियन भाषा बोली जाती थी। जैसे लंबर्डी और वेनेशिया में कौन सी भाषा बोली जाती थी? वहां पर इटली भाषा बोली जाती थी, इटालियन भाषा बोली जाती थी। वहीं पर हंगरी के जो आधे लोग थे, आधे से ज्यादा लोग क्या बोलते थे? मगयार भाषा बोलते थे। वहीं पर ग्लासिया में जो एरिस्टोक्रेसी यानी जो कुलीन वर्ग की वहां के लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? पॉलिश भाषा बोलते थे। और अगर हम उस रीजन की बात करें या यूरोप की बात करें तो हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग जो है जो कल्चर था वो अलग अलग था। इस सब में के बीच में सभी को एक कर पाना इतना आसान काम नहीं था। तो उन सबको एक क्या कर सकता था कि अपने किंग के प्रति जो निष्ठा थी उनकी, वही ऐसा एक कॉमन चीज था जो सभी को क्या कर सकता था? एक कर सकता था। ठीक है। अगर वहीं हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, आपके बुक में जो दिया गया है कि कैसे एरिस्टोक्रेसी और नई मिडिल क्लास की जो है उदय होती है, कहां पर? यूरोप में। अगर हम देखें वहां पर जो प्रभावशाली डोमिनेंट क्लास थी वो कौन सी थी? एरिस्टोक्रेसी। यानी वहां की जो कुलीन वर्ग थी उनका ज्यादातर जो कंट्री साइड के एरिया यानी विलेज के एरियाज थे या टाउन की एरियाज थी, वहां पर ज्यादातर जो हाउसेस के ओनर थे या लैंड के जो ओनर थे, लैंड के भी ओनर कौन थे? यही लोग थे। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट वर्ग जो था, कुलीन वर्ग जो था, वही लैंड का भी ओनर होता था, हाउसेस के भी ओनर होते थे। उन्हीं का प्रभाव ज्यादा होता था कहां पर? यूरोप में। ये एरिस्टोक्रेट्स आपस में एक दूसरे से मैरिज द्वारा जुड़े भी होते थे, एक दूसरे से संबंध होता था। किसके था? शादी द्वारा ही वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप से संबंध रखते थे। और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत स्मॉल थी। वहां पर ज्यादातर जनसंख्या कैसी थी? पीजेंट थी वहां पर, यानी वहां के ज्यादातर लोग क्या करते थे? खेती करते थे। लेकिन खेती के जो ओनर होते थे वो कौन होते थे? एरिस्टोक्रेट्स वर्ग ज्यादा होते थे। साथ ही साथ वहां पर अगर हम बात करें कि ये एरिस्टोक्रेट्स तो थे ही, पीजेंट्स भी थे, लेकिन एक नई क्लास उभर कर आती है, वो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास फैमिली जब यूरोप में, खासकर इंग्लैंड में, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या होता है? वहां पर एक नई क्लास उभर कर आती है जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। क्यों? क्योंकि अब ये वर्किंग क्लास हो गई है, किसी ना किसी रूप से इनको वर्क मिलने लगे, वर्कर हो गए हैं और इनकी अर्निंग बढ़ गई। साथ ही साथ ये बिजनेस भी करने लगे, स्मॉल स्केल आर्थिक स्थिति उसमें सुधार होता और वो एक नई क्लास के रूप में उभर कर आते हैं। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास। आज की क्लास यहीं पर ओवर होता है। थैंक यू।